हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए ख़ास प्रोग्राम, विशेष कार्यक्रम। जैसा कि आपको मालूम है, 2 अक्टूबर को हमने मीडिया स्टार वर्ल्ड का 1 साल पूरा किया है और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और घोषणा की थी कि लाइव प्रोग्राम किया जाएगा फेसबुक पर, हमने उस दिन फेसबुक पर प्रोग्राम किया। उसमें कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से शुरू का कुछ हिस्सा साउंड डिस्टरबेंस थी, उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद वो ठीक हो गई थी। मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि वो एक तरह से बराह रास्त आप लोगों से बातचीत थी, व्यूअर्स से, दर्शकों से, उसका वो हिस्सा जो ठीक है, जो आप तक पहुंच सकता है और आप उससे बहुत सी चीज़ें, मैं समझता हूँ, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अलग अलग इश्यूज़ पर मुझसे उस पर सवाल किए गए थे। दुनिया भर से लोग जुड़े थे, बहुत से कंट्रीज़ से, बहुत से मुल्कों से। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप तक भी पहुँचे जिन लोगों ने इसको अभी तक नहीं देखा है। इसलिए वो शुरू का हिस्सा काट करके बाकी हिस्सा बग़ैर एडिटिंग के आप तक ये पहुँचाया जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वक्त निकाल करके देखिए, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। चूँकि जो ख़बर तैयार करके आदमी बैठता है वो बहुत सी चीज़ें प्लान करके बैठता है, लेकिन जब सवालात आते हैं तो सवालात के जवाब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा डिटेल और पॉइंटेड होते हैं उसी इशू के बारे में। इसलिए इसमें ईरान इराक़ मसला भी था, अमेरिका की पॉलिसी भी थी मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा भारत की सरकार अमेरिका की तरफ है, आप क्यों अमेरिका को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये भी सवाल था। ये भी सवाल था कि आपका झुकाव किसी ख़ास तरफ है। अलग अलग किस्म के सवाल थे, उनके जवाब मैंने क्या दिए हैं वो आप ज़रूर देखें। मैं समझता हूँ आपके लिए काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन होगी, चूँकि 1 साल हम गुजार चुके, 1 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर पहुँच चुके। 1 साल में हमने जो कुछ किया है उसके बारे में आप तक सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसे आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर तक ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। राजा अली के साहब ने लिखा है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को देखना, और जो सालगिरह मना रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं इंदौर से एक नरेंद्र शिवहरे साहब है, उनका एक सवाल है बड़ा आपके ही मुतालिक, उन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि आपके कार्यक्रमों में, यानी मीडिया स्टार वर्ल्ड पर जो प्रोग्राम है जो आप अपलोड करते खबरों में, उसमें एंटी अमेरिका जो खबरें होती हैं उनकी तरजीह क्यों देते हैं, आप उनको क्यों हाईलाइट करते हैं? तो क्या ये आपकी पॉलिसी है या कोई और बात है, वो पूछना चाहते हैं? हाँ, नहीं, बहुत अच्छे सवाल किया है आपने। मैं आपको बताऊं कि हमें, जब हम पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकार की जो पहली जिम्मेदारी है वो सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की है, और हर जुल्म के ख़िलाफ़ भी खड़ा हो जाना पत्रकार का काम है, तभी समाज तक सही बात पहुंचेगी। अमेरिका के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब से तकरीबन 70 साल हुए हैं मिडिल ईस्ट में इज़राइल कायम किया गया है, उसके बाद से मुसलसल अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट करने के लिए सारे अरब देशों को, मिडिल ईस्ट को बिल्कुल ऐसे दबा कुचला रखना चाहता है ताकि उसके मुताबिक उसको प्रोटेक्शन मिल सके। और उसमें इस पूरे खित्ते में आप सऊदी अरब से लेकर के और लीबिया और मिस्र और इन सारे मुल्कों में आप जाइए, जहाँ जहाँ अमेरिका की पिट्ठू सरकारें हैं, उन सरकारों के ज़रिए नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्ज़ा अमेरिका का, वहाँ पर लोग पढ़ नहीं सकते, ना तो आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, ना कोई इंडस्ट्री मिलेगी, कंज्यूमर सोसाइटी बना दिया गया है। और पूरी दुनिया में अमेरिका कहता है, दावा करता है कि वो डेमोक्रेसी को पसंद करता है, लेकिन आखिर मिडिल ईस्ट में ही डेमोक्रेसी उसको क्यों नहीं पसंद आती? डेमोक्रेसी लोगों का अधिकार मिलता है, लोगों को सरकार उनके मर्ज़ी की होती है और वो अपनी बात कह सकते हैं। ये दोगलापन जो अमेरिका का है, जो पूरी दुनिया में एक तरह से डकैती डाल करके, मैं बिल्कुल डकैती साफ लफ्ज़ कह रहा हूँ, पूरी दुनिया। मैं 1998 में जब अमेरिका गया तो किसी साहब ने कहा अमेरिका आपको कैसा अच्छा लगा? मैंने कहा कि देखिए, आपका वो मुल्क है जिसकी 150 साल पुरानी मुश्किल से हिस्ट्री है, और आपका जो राजा है
वो पूरी दुनिया में डकैती डाल करके माल लाता है और आपका पेट भरता है, तो आप तो सबसे अच्छी हालत में होंगे। मैं ये बहुत ही सीरियसली महसूस करता हूँ। और मैं चूँकि 1983 में जर्नलिज्म में आया था, उससे कुछ ही साल पहले ईरान की रेवोल्यूशन कामयाब हुई थी, जहाँ प्रो अमेरिका पिट्ठू उसको हटा दिया गया था। अब जो पूरी तरह से जंग और के हालात पूरे मुल्कों में हैं, ईरान इराक वार हुई, कुवैत वार हुई, उसके बाद अब जो हालात जंग के बने हुए, अगर इस इलाके से अमेरिका निकल जाए तो मैं समझता हूँ सारे पड़ोसी मुल्क एक दूसरे से बहुत मोहब्बत से भी रह सकते हैं। ना यहाँ सुन्नी शिया का मसला हो, ना सऊदी अरब ईरान का मसला हो, सारे बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका की कैसे सपोर्ट की जाए, आप मुझे बता दीजिए। भाई इसके ऊपर भी एक सवाल आया, लेकिन पहले मैं कुछ ऐसे सवालों को ले लूँ जिन्होंने वेब सॉल्यूशन हैं, उन्होंने काजमी साहब आपको जो चैनल है बहुत अच्छा इस वक्त हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तहे दिल से आपका इसका शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भी। और वहीं मुबारक जुम्मन अली अंसारी हैं, वो मुबारकबाद दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सही हैं जो कह रहे हैं। ज़फ़र अली कह रहे हैं कि आपका चैनल सच्चाई दिखाता है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करता हूं। और वहीं ज़फ़र अली साहब है, यूपी में एनआरसी आने वाला है, एनआरसी पर पूरा प्रोग्राम बनाइएगा। जी जी, आज ही सुबह अनीस अहमद खान साहब ने ही एनआरसी यूपी से मुताल्लिक़ एक कार्यक्रम किया है, उसे आप देखिए और हम उसके बाद हम कोशिश करेंगे कुछ और भी कार्यक्रम करने की। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो ये भी बता दें कि किस शहर से, किस देश से बोल रहे हैं, अपना सवाल किया है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने कल रात स्पेशल प्रोग्राम दिया उसमें कुछ मुल्कों के नाम लिए, तो उस जिन मुल्कों के नाम नहीं लिए थे उन मुल्कों से, मिसाल के तौर पर नाइजीरिया से एक साहब ने कहा कि मैं नाइजीरिया से हूं, मैं भी आपका चैनल देखता हूं। एक साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं, सऊदी अरब में रहता हूं, लेकिन मैं आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूं। तो विश्व भर में, दुनिया भर में बहुत लोग हैं जो सच्चाई देखना चाहते हैं और मेरी कोशिश यही है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। भाई वसी हैदर, बहुत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, ज़रा उनको भी आप वसी हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट न्यूज़ चैनल आज जो आज का दौर है उसमें, और वहीं पे आपके रजा अली हैं, सलाम अलैकुम कह रहे हैं आपके, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सफाई से जो है वो पेश किया जा रहा है। आपसे आइंदा भी ऐसे ही उम्मीद है। वहीं आपके सिराज मलिक हैं, वो आपको सलाम कह रहे हैं। वसी हैदर साहब हैं, आई ट्रस्ट एंड डिपेंड अपॉन ओनली द चैनल, ये बात वो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वहीं मोहम्मद जो अजरुद्दीन साहब हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं आप लोगों को, सब लोगों को। उनके लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ मैं आप सबके नाम नहीं दोहरा पा रहा, अनीस साहब चूंकि कई नाम एक साथ ले रहे हैं और चूंकि वक्त की कमी है। वही है डॉक्टर कामरान जुबैरी साहब मुबारकबाद दे रहे हैं। वेब सॉल्यूशन कामरान जुबैरी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरठ में रहते हैं। उन्होंने लिख दिया है वेब सॉल्यूशन ने, आई एम फ्रॉम अमेरिका, यानी यूएसए। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका में किस शहर से हैं अगर ये भी बता दें तो बहुत बेहतर। डॉक्टर कामरान जुबैरी मुबारकबाद काजमी साहब को मेरठ यूपी से कह रहे हैं। वो मोहम्मद लियाकत अली साहब जो हैं अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। जीशान अब्बास साहब माशाल्लाह आप बहुत अच्छी और सच्ची न्यूज़ डालते हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे। सैयद यूसुफ अफजल जो हैं वो अल्लाह मुबारकबाद, वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। वेब सॉल्यूशन कह रहे हैं सर मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। आपने सवाल किया था ना उनसे, तो उन्होंने लिखा है कि वो न्यूयॉर्क से बोल रहे हैं। और वसी विजन सर, हाउ टू टैकल फेक न्यूज़ बाय राइट विंग पीपल, यानी जो राइट विंग दक्षिणपंथी लोग हैं, बिल्कुल जो लोग फेक न्यूज़ को कैसे रोका जाए। मैं देखिए फेक न्यूज़ को चेक करने के तो बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ
कि फ़ैक्ट्स को ज़रूर चेक कर लें। अपने तरीके से आजकल तो वेबसाइटें, इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें चेक हो जाती हैं बहुत आसानी से। हमारे ज़माने में जब हमने जर्नलिज़्म शुरू की थी तब ऐसा मुमकिन नहीं था। हमें अखबारों की क्लिपिंग्स तलाश करनी पड़ती थी और ख़बरों को छानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, फेक न्यूज़ का भी ख़तरा उसी तरह से ज़्यादा है। मैं चूँकि जैसा कि आपने शायद कल वाला प्रोग्राम अगर देखा होगा, मेरी कोशिश ये होती है कि जिस मुल्क की भी ख़बर है उस मुल्क से ही ख़बर की सोर्स को लूँ ताकि वहाँ से असल ख़बर आए। सिर्फ BBC और CNN, देखिए BBC और CNN या अमेरिका या इजराइल, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ झगड़ा इतना है कि मैं आपको कथा कलामी में बात को रोक रहा हूँ। बहुत से लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़र्ज़ बनता है कि उनका नाम लिया जाए। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक साहब जो गुलाम मोहम्मद मलिक है, वो बांग्लादेश से, ढाका से आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। और मौलाना तौरीफ कासमी साहब है, वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। काशिफ खान, आई एम डॉक्टर काशिफ फ्रॉम इंडिया, उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर। उन्होंने पूरा लिखा है ये। बहुत अच्छा है। माशूक खान, गुड चैनल की बात कही उन्होंने। वेब सोल्यूशन कहता है। अनीस साहब, काजमी साहब, उम्मत आपका शुक्रगुजार है। इतना बड़ी बात उन्होंने कह दी है, आप उनको शुक्रिया अदा करें। देखिए, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी ख़बरों को देखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, और उस भरोसे को ही बाकी रखने के लिए हम सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं आप देखिए, मोहम्मद असगर जैदी साहब आपको सलाम अर्ज करते हैं। और वसी हैदर साहब ये कहते हैं, सर ओनली वन रिक्वेस्ट, डोंट स्टॉप अपनी पॉलिसी, स्पेशली आपकी सऊदी की न्यूज़ वेरी मच फ्रैंक। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ख़बर सही हो, पूरे सही पर्सपेक्टिव में हो, और अलग अलग सोर्सेज से उस खबर के बारे में क्या कहा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं इजराइल के अखबार भी पढ़ता हूं, अमेरिका के अखबार पढ़ता हूं, ब्रिटिश अखबार पढ़ता हूं, सऊदी अखबार पढ़ता हूं, ईरान के पढ़ता हूं। जितने और जिस मुल्क के बारे में ख़बर है वहाँ की सोर्स ज़रूर मैं लेना चाहता हूँ, चूँकि CNN और BBC ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सरकारों की सेवा में लगे। अब वहीं पे देखिए साहब, मुबारक जो वसी हैदर साहब कहते हैं, सर ओनली, जो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है कि स्पेशली आप सऊदी के देते हैं, मुबारक बात देते हैं। जुम्मन अली अंसारी साहब, वो कहते हैं, काजमी साहब मुबारक हो, आप वाकई ऐसी खबरें लाते हैं और कहीं नहीं मिलती हमें उनको। वो कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत शुक्रिया। अकीब अली भी आपको मुबारकबाद देते हैं। वसी हैदर साहब भी, सर यू आर वेरी ब्रेव पर्सन की आपको देते हैं साहब, तारीफ कर रहे हैं। वहीं हसमत जैदी साहब, माशाअल्लाह भाई आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोहम्मद असगर जैदी साहब है, माशाअल्लाह आप बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, तारीफ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपके न्यूज़ बोलने की भी तारीफ कर रहे हैं। और वसी जो विली जॉन है, सर क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए? क्योंकि नई जनरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीज़ें, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, जस्टिस को जानते ही नहीं है। जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताऊं कि जिन दिनों में जब हम पढ़े थे तब में और अब में स्कूलिंग में बहुत फ़र्क हो गया है, और प्रायोरिटी भी बदल गई, सरकारों की प्रायोरिटी भी बदल गई। एक ज़माने में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो बड़े नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जितने भी बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता था। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा पढ़ाया जाता हो। वो ज़रूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात उठाई है इन्होंने। हसन अब्बास साहब आपको सलाम कहते हैं, भाई सलाम करके वो किस कर रहे हैं। एक माइनॉरिटी न्यूज़ है, कोई चैनल होगा, वो गुड कह रहा है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। कैफ है आपकी खबरों को बहुत अच्छा कह रहे हैं। और भाई वो पटियाला पंजाब से हैं कैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतने माइनॉरिटी न्यूज़ भी आपको मुबारकबाद दे रही है। सुल्तान रजा मुबारकबाद दे रहे हैं, ये वेरी गुड कह रहे हैं। ये देखिए मैं एक बहुत ही बुनियादी बात, ये मुबारकबाद तो अल्हम्दुलिल्लाह और ऊपर वाले का करम है, ईश्वर का, भगवान का, खुदा का, जिसमें भी जो मानता हो
मैं इसीलिए सभी धर्मों के हिसाब से सलाम भी करता हूं, ताकि मैं तो सभी के लिए, देश के लिए अच्छा करना चाहता हूं। और अच्छा तभी हो सकता है जब पत्रकार सच्चाई के साथ खबरें रखे। एक बात और मैं रखूं आपके अनीस साहब, देखिए असल बात हमारे जो दर्शक हैं वो लाइन लगा रहे हैं, तो हम चाहते कि उनको जरूर ये पता लगना चाहिए कि हम उनको देख रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं। बिल्कुल, हमारे अनीस साहब को मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया मेरे साथ बैठने के लिए कि वो सबके नाम भी लें और बता दें, क्योंकि एक ही साथ जवाब देना और उस पर स्क्रीन पर नज़र रखना ज़रा मुश्किल है। मैं आपको एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ। किसी भी घर में, समाज में, देश में अगर कोई भी धर्म के नाम पर या मसलक के नाम पर या किसी भी नाम पर डिवाइड करने की बात करता है, वो ना उस समाज, ना उस देश, ना उस मज़हब का दोस्त कभी नहीं हो सकता। ये बात जहन में बिठा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मीडिया जो बिजनेस हाउसेस के हाथ में है वो सरकारों को खुश करता है, इसलिए उनकी खबरों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम जैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि हम सच ढूंढें, तलाश करें और आप तक पहुंचाएं। यही मेरी कोशिश है कि वो मोहम्मद तालिब साहब, खान साहब आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं, और सगीर खान है जो वो कह रहे हैं कि आप इस वक्त कश्मीर में क्या चल रहा है उसके बारे में बताइए। तो वो तो खबरें घटती बढ़ती रहती हैं, उसके बारे में हम लोग शायद आप अपने यहाँ बुलेटिन हमारे यहाँ जाते हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड में। जी देखिए, कश्मीर का मामला ऐसा है कि एक लंबे वक्त से वहाँ बंद रखा हुआ है, लोगों की विज़िट नहीं हो पा रही और हालात नहीं देख पा रहे। जो लोग वहाँ से आते हैं उनको हम कांटेक्ट करते हैं। अब तक 2-3 लोगों के हमने अलग अलग इंटरव्यूज़ भी आप लोगों तक पहुँचाए हैं और जो भी खबरें हम तक आती हैं वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, मीडिया स्टार वर्ल्ड आप समझ लीजिए कि वन मैन आर्मी वाली हालत से मैंने शुरू किया है। अब 265 एपिसोड हो गए, 145 एपिसोड मैंने तन्हा बैठ करके मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाए हैं। मैं बिल्कुल तन्हा शुरू किया है, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त इस बात की सराहना करते हैं कि अगर अकेला आदमी भी कोई काम करना ठान ले तो वो कर सकता है। वो मुझे लगता है कि ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है। वसी हैदर साहब आपके एक दर्शक हैं, जी वो जो देश की पॉलिसी हुई है पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने की, उसके बारे में आपसे सवाल कर रहे हैं। वहीं शान मोहम्मद कह रहे हैं प्लीज़ सेव इंडियन डेमोक्रेसी, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार भी इसके लिए कोशिश करती है। यहीं वसी विल जॉन ने जो सर आज बहुत दुख हुआ है कि गांधी जी की जयंती पर गॉड से अमर रहे ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है, गांधीयन वैल्यू को नई जनरेशन जानती ही नहीं है। ये बहुत अफसोस है कि महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश को आज़ाद कराया, जिनका हम सब पर कर्ज है एक तरह से, हम अंग्रेज़ सिपाही के नीचे नहीं बैठे हुए, ये उनका एक तरह से हम पर, पूरे देश पर एहसान है। और उस एहसान को भूलने वाले लोग एहसान फरामोश हैं, और जो थैंकलेस कौमें होती हैं वो एक तरह से जवाल की तरफ, गर्द की तरफ जाती हैं। इसलिए हमें थैंकलेस नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग अगर थैंकलेस हैं तो हमें उनको भी समझाना चाहिए कि भाई ये देश हमारा सबका है, सारे धर्मों के लोगों का है, और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। हम मीडिया स्टार की तरफ से उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि आखिर तक कितना वक्त बचेगा, और आप लोग जाहिर है सवाल भी कर रहे हैं, खुश भी हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। आज एक और दिन है याद करने का। सऊदी अरब के पत्रकार जो वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट थे, आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में कत्ल किया गया था। हम उन्हें भी श्रद्धांजलि करते हैं। और हर इंसाफ पसंद 150 बच्चियां थीं, आज 500 से ज़्यादा बच्चियां हैं। उस वक्त 30 रुपये पेरेंट्स फीस नहीं देना चाहते थे, आज 500 रुपये से ज़्यादा फीस देते हैं। और अब वो स्कूल इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी तमन्ना है कि हम जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं मुल्क में, अगर उनको प्रमोट करके और वैल्यू एडिड करें, उसको बेहतर करें, तो मैं समझता हूं उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इसमें मेरी अगर कहीं हेल्प की ज़रूरत है, कंसल्टेशन की, मेरे तजर्बे की, मैं शेयर करने के लिए तैयार हूं। मेरे इस email ID पर जो editor@mediastarworld है,
जो दिया गया है इस चैनल के साथ, उस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एजुकेशन के बारे में अपना हर कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बगैर किसी धर्म, मज़हब, मसलक को देखे। हर बच्चा हमारा पढ़ा लिखा होगा तो देश तरक्की करेगा। अब एक आपको मुबारकबाद दे रहे हैं जुम्मन अली साहब अंसारी साहब, वो पूछ रहे हैं, सवाल है उनका कि आपका जो धाकड़ खबर है जी जी जो जिसकी आपने वो की थी, हाँ, उसके बारे में बताएं कि चालू हुआ या नहीं हुआ। नहीं, अभी तक नहीं हुआ, कोशिश कर रहे हैं। हमारे दोस्त अकरम रईस खान साहब, देखिए मैं अकरम रईस खान साहब के बारे में एक बात बताऊं। जब पिछले साल मैंने अक्टूबर में ये चैनल शुरू किया, उससे कुछ महीने पहले वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, मोहब्बत में, दोस्ती में, ताल्लुक़ में। और जब उन्होंने मेरी नॉलेज और मेरे तजुर्बे सुने तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप चैनल क्यों नहीं शुरू करते। उसके बाद ही मैंने फ़ैसला किया था। इसलिए अकरम रईस खान को मैं अपना अच्छा हमदर्द दोस्त मानता हूं, और वो एक अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं। उनके यहाँ तकरीबन 13-14 लाख इस वक्त सब्सक्राइबर हैं, और जो कि इस वक्त काम नहीं कर रहा चैनल। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। और आप लोगों में से अगर कोई टेक्निकल ऐसा कोई आदमी हो तो अकरम रईस खान साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके ईमेल आईडी पे मैं समझता हूँ वो आपके पास होगा, और उनकी ज़रूर हेल्प करने की ज़रूरत है। हम भी जो कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। हसन अब्बास साहब आपको सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। अनवर सईद साहब तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है। वहीं मोहम्मद अली मेरा भी कह रहे हैं कि मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ खान कह रहे हैं सर आपकी वजह से, आप सभी का काशिफ खान जो कह रहे हैं कि सर आपकी वजह से पता चलता है कि दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या और कहाँ कैसा हो रहा है। ये मैं कोशिश करता हूँ। जो तौसीफ अफजल हैं, अब्दुल मलिक, बदरुद्दीन और होती पर क्यों नहीं, अल होती पर क्यों कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कीजिए। मोहम्मद अली आपको सलाम कर रहे हैं। वसी हैदर सऊदी जर्नलिस्ट का जुल्मी कातिल कौन है ये पूछ रहे हैं वो। समा मजीद के सलाम अलैकुम कर रही हैं। फशीउल्लाह खान जो मैं एक दो सवालों का जवाब दे दूं। हाँ। एक तो ये कि हूथी वाला जो आपने बताया, मैं यमन की जंग के सिलसिले में बीच बीच में कुछ खबरें करता रहता हूं। और हूथी अब एक ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही फ्रैंकली मैं चीज़ें बता रहा हूं। वेस्ट एशिया में, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, अब से पहले सिर्फ एक बड़ी ताकत यानी सरकारों के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह थी। लेकिन अब ईरान की आइडियोलॉजी को मानने वाले अब कई और ऑर्गेनाइजेशन बड़े खड़े हो गए हैं, जो शायद कुछ मामलात में हिजबुल्लाह से भी ज़्यादा मजबूत हैं। जैसे इराक़ में हशदुश्शाबी, जिसे मोबिलाइजेशन फोर्स कहा जाता है, जो आयतुल्ला सिस्तानी की अपील पर बनी थी दाइश को ख़त्म करने के लिए। एक ये यमन में हूथी हैं, जिन्होंने अब सऊदी अरब के नाक चने चबा रखे हैं। और आज ही मैं देख रहा था कि उनका जो प्रेसिडेंट है मशात, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात के वक्त कहा है कि या तो सऊदी अरब जो हम जंगबंदी की ऑफ़र कर रहे हैं उसको मान ले, नहीं तो हम और बड़े हमले करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। दूसरी बात जो आपने सऊदी अरब के पत्रकार के बारे में कहा कि किसने किया है, देखिए 15 लोग 2 हवाई जहाज़ों में जद्दा से रियाद से उड़ करके जाते हैं इस्तांबुल, और वहाँ होटल बुक किए जाते हैं वहाँ के कौंसलेट के पास, और वहाँ वो उसी दिन जिस दिन 2 अक्टूबर को आना था उसी दिन वो पहुँचते हैं। जब वो अंदर पहुँचते हैं जमाल खाशोगी, तब अंदर की रिकॉर्डिंग जो तुर्की के प्रेसिडेंट ने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को दी है, उसमें साफ साफ कत्ल से पहले बहस, उसके बाद उसके सर पर थैला प्लास्टिक का चढ़ा देना, वो कह रहा मेरा दम घुट रहा है, और वो उसके बाद और स्काइप के ज़रिए रियाद से एक बहुत बड़ा आदमी जो एडवाइज़र मोहम्मद बिन सलमान का, वो ऑर्डर देता है और वो ये कहता है कि इसकी खोपड़ी उतार करके मेरे पास लाओ। जब ये इतने एविडेंसेस हैं, और अभी हाल ही में CBS चैनल के साथ मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा है कि मैं
अखलाकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वो एक ऐसा मुबहम सी बात कही है, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने ऑर्डर दिया था कत्ल करने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूँकि मेरी हुकूमत के अफसरों ने किया है इसलिए मैं अखलाकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और अभी मुझे ये यकीन नहीं है कि वहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। लेकिन एक चीज़ और हुई है अभी 2 दिन पहले, वहाँ उनमें से एक आरोपी जो उस टीम में था मारने वालों की, जो मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद के सिक्योरिटी गार्ड्स में था, उसको जद्दा में गोली से मार दिया गया। और सरकारी बयान ये आया है कि वो 2 लोगों में आपस में लड़ाई हुई, एक ने एक पर गोली चलाई और पुलिस जब आई जिसने उसे मारा था उसको गोली मार दी। यानी मरने और मारने वाले दोनों मर चुके, उनसे अब कोई बयान नहीं ले सकता। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उसमें आरोपी थे अब एक एक करके उनको ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि विदेशों में या इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस ना जाए और सऊदी अरब की इज्जत बच जाए किसी तरह। वहीं आपको मोहम्मद अली अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, अस्मा मायरा वेरी गुड सर योर वर्क। वसी हैदर साहब कह रहे हैं कि आप अपना जो है सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल प्लीज़। जैसे आप सऊदी यूएसए को बेनकाब कर रहे हैं उसी तरीके से बहरीन जो उन्होंने खबरों के बारे में कर बेनकाब। हाँ, वहीं तालिब खान ने वेरी गुड कहा है। मेरा भारत महान ने मैसेज दिया है आपको, नाइट राइडर वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया से कहा उन्होंने। सैयद तौसीफ अफजल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जैदी इस्लाम। मुझे मैं समझता हूँ कि जो मेरे देखने वाले जो मेरे सऊदी अरब में देखने वाले हैं, मुझे इस बात का एहसास है कि वहाँ मीडिया पर पाबंदी होती है, वहाँ की खबरें बहुत कम देख पाते हैं, बाहर की खबरें या मुल्क के अंदर की खबरें भी नहीं मिलती। और जब मैंने चैनल शुरू किया था इत्तेफाक ये था कि मैंने 2 अक्टूबर से ही प्लान किया था और 2 ही अक्टूबर को जमाल खाशोगी का कत्ल हुआ और उस पर मैंने बहुत से एपिसोड बनाए। तो उस ज़माने में शुरुआती दौर में इंडिया के बाद में तकरीबन 20% व्यूअर्स जो मेरे मीडिया स्टार वर्ल्ड के थे वो सऊदी अरब से थे। तो आप लोग महसूस करते होंगे जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो आप ग्राउंड पर भी महसूस करते होंगे। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मेरे व्यूअर्स दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, अगर कोई वीडियो कोई ख़बर कहीं अगर आप लोग हैं तो वो ख़बर की कोई वीडियो अगर आप लोग बना के हमारे ईमेल पर भेज सकें, ईमेल पर हमें इन्फॉर्म करें, तब हम। मुश्किल ये है कि मैं अगर अपना पर्सनल नंबर पब्लिक कर दूं तो 24 घंटे में सिर्फ फ़ोन ही अटेंड करूंगा। अगर मैं नहीं अटेंड करूंगा तो मैं फिर शायद आप लोग नाराज़ हो जाएंगे और मैं काम नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं अब कर सकता हूं। मेरे साथ ये है कि आप मुझे ईमेल से कांटेक्ट करें, फिर बाद में अगर ज़रूरत होगी तो हम फ़ोन पर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मेहताब आलम है, उन्होंने आपको सलाम कहा है और मेरा भारत महान है पेन नेम है शायद इनका। उन्होंने आपको सलाम कहा है, पूछा है कि धाकड़ खबर कब से शुरू होगी, क्योंकि आपने उसके बारे में एक देखिए कोशिश हो रही है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कब से शुरू होगी, लेकिन हो सकता है हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन में फिर से वो नॉर्मल काम करना शुरू कर दे। आप भी दुआ कीजिए और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि यंगर जनरेशन ज़्यादा जानती है, अगर आप भी उनकी कोई मदद कर सकें तो आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। एक हरपालपुर से गोविंद सिंह पूछते हैं कि भारत की पॉलिसी अमेरिका की तरफ काफ़ी झुक रही है, फिर भी आप अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, मैं तो देश के हित में जो भी कुछ कह रहा हूँ वो कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम भारत जो है एक बड़ा देश है और मैं जब यूरोप में जाता था, विदेशों में जाता था, तो दुनिया में भारत को चीन के बाद सेकंड नंबर तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी के तौर पर हमारी इज्जत विदेशों में है। तो हम पॉलिटिकली कोई कमज़ोर तो है नहीं, ना ही हमारा कोई छोटा मुल्क है। हमें कोई कुवैत की तरह से या किसी बहरीन की तरह से या किसी का ग़ुलाम होना ज़रूरी तो नहीं है। हमें अपने देश के हित के लिए जो बेहतर हो वही करना चाहिए। सरकारों में देखिए, एक बात मैं बताऊं कि अब से पहले तो मैं ये महसूस करता था कि मसलन पाकिस्तान में जब सरकार बनी नवाज़ शरीफ की, आखिरी बार 15 दिन तक अमेरिका का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल का आदमी इस्लामाबाद में रहा और मुझे इसका अंदाज़ है कि एक एक कैबिनेट मिनिस्टर को उनका क्लियरेंस मिलता और वो मिनिस्टर बने। मैं एक मिनिस्टर को तो पर्सनली जानता हूं जो आज वहां फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैंने उनके साथ 3 हफ्ते अमेरिका में 1998 में गुजारे हैं। हम होते थे सेमिनार में, वो होते थे वर्ल्ड बैंक में मुलाकात के लिए। तो ऐसे लोगों को जब मंत्री बनाया जाएगा और वो बुराई और ख़राबी
वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है और मुल्कों में भी है। ये साहब वसी हैदर साहब कह रहे हैं कि कुवैत में आप हज़ारों लोग देख रहे हैं इस वक्त। जी जी तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग देखते रहिए। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब तरह की खबरें लाऊं। मेरे पास वसाइल यानी रिसोर्सेज की कमी है। मैं बिल्कुल, आप समझ लीजिए, मैं तनहा बैठा हूं। ये दोस्त हैं मेरे, मैं रिक्वेस्ट करके बुला लिया है, लेकिन मेरे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है। उस सब के बावजूद मैं ये कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आने वाले वक्त में मैं अपने देखने वालों से कोई रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे साथ कोई जिम्मेदारी निभाइए, तो मैं और बेहतर कर सकूं। अभी मुझे रिसर्च के लिए एक लड़के की यहाँ ज़रूरत है, एक कैमरामैन की ज़रूरत है, इस तरह के लोगों की ज़रूरत है ताकि ये टीम स्ट्रांग हो सके और ज़्यादा खबरें देश की भी और विदेशों की भी सच्चाई के साथ आपके सामने रख सकूं। आप दुआ कीजिए कि मैं किसी तरह से इतना मजबूत हो जाऊं कि आप तक और अच्छी और सच्ची खबरें पहुंचा सकूं। नाइट राइडर आपको सलाम कह रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि हम वालेकुम अस्सलाम। सऊदी अरब में बैठ के आपको देख रहे हैं। जी जी। खुर्शीद आलम कह रहे हैं कि आप दोनों को मुबारकबाद हो। पूरी दुनिया में मुसलमान इतना क्यों परेशान है, इसका वो सवाल भी कर रहे हैं आपसे। देखिए, मैं आपको फिर वही बताऊंगा। परेशान सिर्फ इसलिए है कि इस खित्ते में जब से इजराइल बना है तब से इन मुल्कों में पिट्ठू सरकारें, अमेरिका की और इजराइल की पिट्ठू सरकारें बैठी हैं और वो देशों की तरक्की नहीं होने दे रही और जंगें मुसलसल बार बार कराई जा रही हैं। जंगों के नतीजे में मुल्कों के नेचुरल रिसोर्सेज सक हो जाते हैं, चले जाते हैं उन जंगों के हथियारों के ख़रीदने में, और उन हथियारों की सच्चाई अब सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल जिन हथियारों की पूरी दुनिया में बड़ी पब्लिसिटी होती थी कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, ईरान ने अपने देसी मिसाइल से अमेरिका का 200 करोड़ का ड्रोन गिरा दिया। हूथी जो बिल्कुल, उनके चेहरे देखिए कि वो पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते, उन्होंने वो अमेरिकी ड्रोन गिरा देते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल के ड्रोन गिरा लेता है। इराक़ में हशद शाबी इजराइल के ड्रोन गिरा देता है। तो और जब जवाबी कार्रवाई की धमकी हसन नसरुल्लाह देते हैं तो इजराइल की फ़ौजें लेबनान के बॉर्डर से 5-5 किलोमीटर दूर भाग के चली जाती हैं और अपनी जीपों में पुतले रख के भाग जाते हैं। इनकी फ़ौज, इनके हथियारों की हकीकत यह है जिन्होंने इन पूरे मुल्कों को धोखा दिया है और ये बताया है कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है और आप हमारे दोस्त रहो तो हम आपको ईरान से बचा लेंगे। ईरान के बारे में कहा जाता रहा न्यूक्लियर बम बना लेंगे। आज तक किसी दुनिया की एजेंसी ने, यूनाइटेड नेशन ने कभी ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर बम की कोई तैयारी है। ईरान के जो रिलीजियस लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनाई, वो कई साल पहले इस बात को कह चुके हैं कि कोई भी हथियार जो आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारने वाला हो, उसका बनाना और रखना दोनों हराम है। तो ईरान शिया मेजॉरिटी कंट्री है। शियों में तकलीद एक चीज़ होती है, जो अपने जो बड़े रिलीजियस लीडर होते हैं, जिसे अरबी या फ़ारसी में मर्जे तकलीद कहते हैं, उनकी बात मानते हैं। और वो सरकार, ईरान में सरकार ऐसी है कि जो सुप्रीम लीडर है वो कुर्सी पे बैठा है और जो प्रेसिडेंट भी है वो बिल्कुल बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह से साथ में, कुर्सी पे भी नहीं बल्कि नीचे ऐसे बैठता है बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। तो उनका कहना यह है कि हम हथियार वो कभी नहीं बना सकते जिसमें गुनाह मारे जाते हों। अगर ये बात मैं भी कह दूं तो कौन सा गुनाह है, और अगर उस पर यकीन कर लूं तो कौन सा गुनाह है। दूसरी तरफ जो उनकी सपोर्ट करने वाले हैं उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, डिक्लेयर्ड हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये एक दोगलापन नहीं है तो क्या है। मैं समझता हूं कि पत्रकारों को सच्चाई ही सामने लानी चाहिए। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जब तक जिंदा है सच बोलता रहे, लोगों तक पहुंचाता रहे। मैं समझता हूं एक काज़मी नहीं, फिर हज़ारों काज़मी हो जाएंगे। और मैं कहता हूं अगर आप लोगों में पत्रकारिता का कोई शौक़ है तो आप भी सच्ची खबरें देने के लिए अपने चैनल बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए। राजा मंसूर हैं कश्मीर, कह रहे हैं कि सलाम के बाद कह रहे हैं कि मैं कश्मीर से हूं और मेरी आवाज़ भी और कश्मीर की समस्याओं पे भी कुछ कार्यक्रम कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जज्बात का हम एहतराम करते हैं और मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि कोई भी इंसान जिसने गुनाह ना किया हो वो घर में पैक होने के लिए मजबूर हो जाए
तो ये बहुत ही एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। वही नाइट राइडर है सऊदी अरब से जिनका वो एनआरसी के बारे में पूछना चाहते हैं, बहुत सवाल कर रहे हैं कि एनआरसी के बारे में बताइए। एनआरसी के देखिए, एनआरसी के बारे में हमने इंटरव्यू किए हैं 2 बार या 3 बार। महमूद प्राचा जो वकील हैं, जिन्होंने खुद आसाम में जाकर के एनआरसी के मसले पर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स की हैं और सुप्रीम कोर्ट के कानून को, उनके ऑर्डर्स को ना मानते हुए सरकारी अधिकारियों को पकड़ा है। और वो ये बताते हैं कि एनआरसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से तैयार रखो। उसकी डिटेल आप उनके इंटरव्यू में देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ सवाल आते हैं आप हमें भेजिए, हम फिर से इंटरव्यू करके हम आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और उन सवालों के जवाब भी लाएंगे आप तक। रॉयल कॉन्स्टिट्यूंसी वो मेल आईडी मांग रहे हैं आपके, और रॉयल कंसल्टेंसी सलाम भी अर्ज कर रहे हैं आपको। इसी चैनल पर एक ईमेल आईडी कनेक्टेड है जो पब्लिक है, मैं समझता हूँ, editor.mediastarworld@gmail.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, ये है ईमेल, इस पर आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाइट जो रॉयल कॉन्स्टिट्यूंसी साहब, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और वहीं तारिक साहब हैं, SM तारिक, वो कहते हैं काज़मी साहब, अनीस साहब, आप दोनों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों को मुत्तहद करें और सुन्नी और शिया सुन्नी में तकसीम ना हो तो बेहतरी है। ये देखिए मेरा नज़रिया बहुत साफ है। मैं एक बात खुल के बताता हूँ। देखिए, ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशन से हमने बहुत कुछ सीखा है। उसके लीडर्स आयतुल्लाह ख़ुमैनी और जो आयतुल्लाह ख़ामेनाई हैं, ये भी एक बात कहते हैं कि जो भी सुन्नी शिया इख्तलाफ की यानी डिफरेंसेस की बात करे, वो ना सुन्नी है ना शिया है, वो दुश्मन ताकतों का एजेंट है। इसलिए मैं तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर यकीन रखता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं, कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ कि आप शिया हैं, आप राफ़ज़ी हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ कि सिर्फ़ इंसाफ पसंद इंसान हो, चाहे वो सुन्नी हो शिया हो, उसका अपना ज़ाती अपना फ़ेल है, अपनी चॉइस है, लेकिन इंसाफ के साथ आगे बढ़े और अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी से काम करे और आप लोगों तक सच्चाई से बात पहुंचाए। मैं समझता हूं जब कोई नई खबर आपको नई किस्म की मिलती है तो वो झटका लगता है, क्योंकि एक लंबे वक्त से आप लोग एक ऐसी कैंपेन का शिकार रहे हैं जहां झूठ ही झूठ चलता था। मैंने अब सच देना शुरू किया है और बहुत से कुछ पत्रकार हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, कोई खुर्शीद आलम साहब हैं, वो कह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। तो भाई खुर्शीद आलम साहब, आपका सवाल ही हम लोगों के पास नहीं आया अभी तक। आप पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल सही तरीके से कह रहा हूँ कि आप सवाल भेजिए, आपको जवाब मिलेगा। कैसे भी तल्ख होगा चाहे अच्छा होगा, बिल्कुल आप सवाल भेजिए। सवाल नहीं आ रहा आपका, स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, सवाल नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने कई बार आप इसके बारे में हम मुझसे सवाल कर चुके हैं, तो लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि आप सवाल तो भेजिए। आप सवाल दोबारा टाइप कर दीजिए, हो सकता है अगर मिस भी हो गया हो तो आप दोबारा टाइप करके भेज दीजिए, ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। ये जो है सैयद जाकिर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ उन UN असेंबली में क्या डिसाइड हुआ बताएं प्लीज़। यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है वो एक ऐसी पंचायत है जहाँ दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। इस बार 90 मुल्कों के लीडर्स वहाँ पहुँचे थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन एक ऐसी टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन भी है कि वो कोई भी ऑर्डर अपना मनवा नहीं सकती। तीसरी बात, यूनाइटेड नेशन खुद ग़ुलाम है अमेरिका की और उन 5 मुल्कों की जो वीटो पावर लेकर के बैठे हुए हैं। तो वहाँ से हमें कोई इंसाफ मिलेगा, ऐसी तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ लीडर्स के जो स्पीचेस हैं वो सुनने को मिल जाते हैं कि किस मुल्क की किस मामले पर क्या पॉलिसी है, वो हमें मिल जाता है और रेजोल्यूशन पास होते हैं। वो बहुत ही उस पर कोई ख़ास कोई नतीजा निकल आए वो मैं समझता हूँ हम बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं अगर हम यूनाइटेड नेशन उस ऑर्गेनाइजेशन से जो ग़ुलाम है उन 5 मुल्कों की, और वो अपनी तरीके से पूरे दुनिया को चलाते हैं। एक मुल्क वीटो कर लेता है, किसी भी मुल्क का कोई सत्यानाश हो, उन्हें कोई उस बात की फ़िक्र नहीं है। तो बहरहाल वहाँ के किसी रेजोल्यूशन से आपको कुछ मिले इसकी उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक जगह मिलने बैठने का एक रास्ता है।
इससे अलावा और कोई खास काशिफ खान है, वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं कि अगर शिया सुन्नी में इत्तेहाद हो जाए तो दुश्मनों को बिल्कुल बिल्कुल मेरा पूरा यकीन है हम लोग सुन्नी, शिया, बरेलवी, हम्बली, शाफी, वहाबी, ये सब चीज़ें भूल करके हम सिर्फ मुसलमान हो जाएं, और बल्कि उससे भी अगर बात आगे कही जाए हम इंसान हो जाएं। हम हिंदू मुसलमान सब मज़हबों के लोगों का इत्तेहाद का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के हुकूक, एक दूसरे के अधिकार का हनन ना हो, किसी दूसरे का हक हम ना छीने। मैं समझता हूँ वही इत्तेहाद है, और एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहना, एक दूसरे की मुश्किल में काम आ जाना, एक दूसरे को मदद करना, मैं समझता हूँ ये इंसान के बुनियादी उसूल हैं। उस पर अगर हम अमल करें तो हम इंसान भी हैं और मुसलमान भी हैं, उससे आगे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें ये शौक़ नहीं होना चाहिए कि जो हम हैं वैसे ही सारे हो जाएं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह, भगवान, खुदा, जो भी आप कहें, वो सबको एक जैसा पैदा कर सकता था। उसने खुद वैरायटी पैदा की है, हमें उसी में खुशी से पॉजिटिव होकर के रहने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं आतिफ कहते हैं कि ये लोग सलाम आपको अर्ज़ कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैयद ज़कर जो साहब हैं वो टर्की के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि टर्की के हालात क्या हैं। देखिए, टर्की में एक कू हुआ था, तख्ता पलट की कोशिश हुई थी 2016 में। उसके बाद बहुत सी सख्तियां हुई अपोजिशन के लोगों को, ख़ास तौर पे उनके एक लीडर हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ अर्दोगान अक्सर बोलते हैं और कहते हैं कि अमेरिका को उन्हें वापस कर देना चाहिए। उनके तुर्की में बहुत से स्कूल, इवन इंडिया में भी स्कूल थे, पाकिस्तान में स्कूल थे जो बंद कर दिए गए, बहुत सी जगहों पर उनका काम था। वो एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि तुर्की ने एक बहुत बड़ी गलती उस वक्त की है जब ये दाइश के टेररिस्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतर के सड़क के रास्ते से सीरिया और इराक गए और उनको नहीं रोका गया, और ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि उनको एक तरह से फैसिलिटेट किया गया। और मुझे इस बात का यकीन है कि इस्तांबुल में जो सऊदी अरब का कौंसलेट है, जहां जमाल खाशोगी का कत्ल हुआ है, वो भी कोऑर्डिनेट करने में बाकायदा साथ थी। चूँकि जो शिद्दत पसंद नज़रिया है, उसी को किसी का ब्रेन वॉश करके उसी को किसी का कत्ल करने के लिए तैयार किया जा सकता है। शिद्दत पसंदी ना हो, एतदाल हो, अपने मज़हब पर अल्लाह से डरते हुए अगर आदमी जिए तो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। वो कातिल लोग आए थे, आप लोगों को याद होगा, यूट्यूब चैनल पर बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे किस किस तरीके से लोगों को कत्ल किया गया है। एक पायलट को पिंजरे में बंद करके उसके आग लगा दी गई, या किस किस तरीके से मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो वो एक गलती तुर्की की तरफ से हुई है। अब जो सूरत हाल है वो सीरिया में बहुत से अक्सर इलाके साफ़ हो चुके हैं दाइश से, और अब इदलिब में उन टेररिस्ट को इकट्ठा किया गया है। मैं टेररिस्ट जान के कह रहा हूँ, आप इसको सुन्नी शिया इस सब में ना बांटें। आप ये देखें कि उनमें से बहुत लोग यहूदी निकले हैं, उनके इंटरव्यूज़ आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो ये जो मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, जो भोंपू मीडिया है इंटरनेशनल, वो जो कुछ बताता है वो कभी सच नहीं होता। हमारे उस्ताद हैं सईद नकवी साहब, जिनके मैंने कई बार इंटरव्यू भी किए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका एक जुमला है जो मैं समझता हूँ हमें सबको समझना चाहिए। वो ये कहते हैं, जब कोई ख़बर आए आपके सामने उस पर शक करो, शक करने के बाद ही आपकी जुस्तजू की दिमाग में जुस्तजू आगे बढ़ेगी और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप जैसे कुछ आता है और उसको हज़म कर लेते हैं, वो बहुत नुकसानदेह है। ख़बरों को, फेक न्यूज़ कैंपेन जो एक तरह से प्रोपेगेंडा होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। और हमेशा इंसानों को बांटने वाले लोग, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे मसलक के नाम पर हो, ये इंसानियत के दुश्मन ही होते हैं। ताबिश जैदी साहब अफ़गानिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं, सादाब साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। जी। वहीं अंसारुल तौहीद जो आपको कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुबारकबाद दे रहे हैं, और अमेरिका सारे को दोगलापन की बात भी कर रहे हैं जो अभी आप कह रहे थे। और
ये जो बात इन्होंने पूछी ताबिश जैदी साहब ने अफगानिस्तान के बारे में, अभी हमारे पूरे जो सवाल जवाब आ रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में पहले पूछा गया है। देखिए मैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने करीब से देखा अफगानिस्तान। देखिए मैं अफगानिस्तान 1986 में जब मैंने जर्नलिज्म शुरू ही की थी, उस वक्त रूस के फौजी वहाँ पर थे, सोवियत यूनियन उस टाइम कहते थे। उस टाइम में गया था, 2-4 दिन मैंने काबुल में गुजारे थे। उसके बाद 1996 में जब बुरहानुद्दीन रब्बानी की वहाँ सरकार थी, तब भी मैं गया था। और मेरे राब्ते में बहुत लोग हैं जो अफ़गानिस्तान के हालात को जानते हैं, और मैं रेगुलर वहाँ के मीडिया को भी फॉलो करता रहता हूँ। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि एक तो मैं जनरल बात बताता हूँ अफ़गानिस्तान के बारे में। अमेरिका जब से यहाँ आया, जिसने सऊदी अरब का नज़रिया, पाकिस्तान की ट्रेनिंग, अपना पैसा या हथियार, जिसको ख़ुद हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस में कहा था, वो जब से वहाँ पे आए तो उसके बाद कोई सुकून नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि सोवियत यूनियन सही आया हुआ था, वो भी गासिब था, लेकिन इनका भी इरादा यहाँ शांति हो ऐसा नहीं लगता। पिछले 10 महीने में तालिबान से उन्होंने बातचीत की, ज़ल्म खलीलज़ाद जो उनके नुमाइंदे ट्रंप के हैं वो आए, बार बार बात हुई और बाद में बात डिसकंटिन्यू हो गई। सिर्फ इस बात पर जो मुझे अंदर से मालूम है, जो मैंने शायद किसी एपिसोड में भी बताया था, कि तालिबान ये चाहते थे कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो होने वाले एग्रीमेंट पर साइन करें। पोम्पियो ने उससे मना कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर हम साइन करेंगे तो तालिबान को एक पार्टी के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हमें मानना होगा। लेकिन ये अजीब बेवकूफ़ी की बात है कि जिस ग्रुप से आप 10 महीने से बात कर रहे हैं, आपने कतर में कह करके उनका ऑफिस भी बनवाया हुआ, ऑलमोस्ट एम्बेसी की उसकी हालत है। कतर जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं ये, और कतर के एक मिनिस्टर ने कहा था कि हमने जो कुछ किया वो अमेरिका के इशारे पे किया है। अब सूरत हाल ये है कि बातचीत डिसकंटिन्यू हो गई है, दोबारा अमेरिका चाह रहा है बातचीत शुरू करने के लिए। ये बातचीत होती रहेगी, टूटती रहेगी, शांति आने नहीं दी जाएगी। ट्रंप कह चुके हैं कि हम फ़ौज वापस तो बुलाना चाहते हैं, लेकिन कम करना चाहते हैं। वहाँ हमारे फ़ौजी छोटी तादाद में इंटेलिजेंस के लोग या दूसरे लोग या ट्रेनिंग के नाम पर अक्सर ऐसे मुल्कों में छोड़ा जाता है, वो बाकी रहेंगे। सईद नकवी साहब जो पूरी दुनिया को बहुत नज़दीक से देखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये कभी नहीं जाएंगे, चूँकि ये दुश्मन का पड़ोस है। यहाँ चीन नज़दीक है, जिसको अमेरिका दुश्मन मानता है, रूस नज़दीक है और ईरान नज़दीक है। यहाँ से वो वापस नहीं जाएंगे। तो अभी एक इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में दोनों तरफ से दावा किया गया कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अभी कोई नतीजा सामने नहीं है। वहीं सैयद ज़का साहब हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ईवीएम के बारे में, कोई भारत का ईवीएम के बारे में क्या ये हैक हो सकती है, नहीं हो सकती है? देखिए, सवाल किया है। देखिए मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये कह सकता हूँ कि ऐसी बहुत सी वीडियो सामने आई हैं कि उसमें बताया गया है कि मशीन हैक हो सकती है। दूसरी बात, इलेक्शन के दौरान जो ख़बरें बहुत सी आईं, बहुत सी वीडियोज़ आईं, पूरा ट्रक किसी जगह आया और बदल के चला गया ईवीएम मशीनों को, या 60 लाख मशीनें गायब थीं, ये भी मीडिया में सारी रिपोर्ट्स आई हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद में उस पर कोई विश्वास करे ईवीएम ने ठीक नतीजा दिया है, ये मैं उन विश्वास करने वालों में नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल सरकार बनी है, उसको सबने माना है, मैं भी मानता हूँ, मानना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी सरकार है। लेकिन ये सच बात है कि बहुत से मुल्कों में, अमेरिका में भी और बहुत से मुल्कों में जहाँ ईवीएम लागू की गई थी उसे हटा लिया गया है और वहाँ कागज़ से ही, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ भी ऐसी डिमांड है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब कह देते हैं कि सब हम मानेंगे नहीं, वहाँ उसमें तो 4 दिन लगते हैं रिज़ल्ट आने में, 5 दिन लगते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 दिन भी लगें तो क्या परेशानी है? अगर 10 दिन भी नतीजा आने में लगे तो क्या प्रॉब्लम है? क्या मुल्क के पास पैसा नहीं है गिनती के लिए? तो ये सब कहने की बातें, सियासी बातें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक सैयद तौसीफ़ अफजाली साहब कह रहे हैं कि क्या आप लीबिया के ऊपर भी कोई प्रोग्राम लाएंगे? वहीं खुर्शीद आलम का पूछना है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को काफ़ी बदनाम किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे? देखिए, वहीं मेहताब आलम कहते हैं, सर क्या ये बात सच है कि टर्की में मलेशिया और पाकिस्तान के 3 प्रेसिडेंट लोगों को न्यूज़ चैनल ओपन करने हैं
इस तरीके की हाँ, खबरें देखिए पूछ रहे देखिए हैं लोग। वो तो हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का इंतज़ाम कैसे किया गया है। मैं ये बात पहली बार कह रहा हूं पब्लिक में। आप ये समझ लीजिए, जो अगर आप यूट्यूब पर जाकर के हिलरी क्लिंटन, कांग्रेस, और शायद उन्होंने 2015 में बयान दिया था या उससे पहले, वो अगर आप देखें तो आपको उसकी पूरी बात समझ में आती है। मुसलमानों का में एक सेक्शन क्रिएट किया गया जिसमें दूसरे मुसलमानों को दूसरे सेक्शंस के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी गई। पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि सऊदी अरब में, ऐसा पाकिस्तान से भी ऐसी ख़बरें आई हैं कि कुछ यहूदियों को ट्रेंड करके लाया गया इस्लाम के बारे में और मस्जिदों में इमामत तक करने का उनको पहुंचा दिया गया, इमामत करने के लिए। और ऐसी भी बहुत सी ख़बरें आई हैं बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए कि ये इमाम नौजवानों को भड़का करके टेररिज्म की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ इतना घोलमाल हो कि मज़हब के नाम पर ही यहूदी बीच में आ जाएं। अमेरिका में एक कोई ऐसी जगह है, मुझसे कई सोर्सेज से मालूम हुआ है कि आप अगर वहाँ जाएं तो ऐसा लगेगा कि यूनिवर्सिटी है, लंबी दाढ़ी वाले हैं, अरबी बोल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, लेकिन असली हकीकत यह है कि वो यहूदी मुस्लिम मुल्कों में भेज करके ख़राबियाँ पैदा करने के लिए, कोशिश करने के लिए भेजे जाते हैं। इसी वजह से इस्लाम को बदनाम किए जाने का इंतज़ाम किया गया है। इसी तरीके से जो भी नाम निहाद असली नकली जैसा भी टेररिज्म है वो बनाने की कोशिश की गई है। और मेरी नज़र में टेररिज्म एक बिज़नेस है, जो बड़े लोग बिज़नेस करते हैं। जब किसी मुल्क में सियासी तरीके से नहीं घुस पाते तो वहाँ टेररिज्म करते हैं और फिर आते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, जैसा अभी पिछले दिनों श्रीलंका में हुआ। अमरीकी खुफिया एजेंसियां पहुंच गईं, लेकिन वहाँ की हुकूमत शायद होशियार थी, उन्होंने उनकी एक्सेप्ट नहीं की मदद। तो ये एक बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। दो काम होते हैं टेररिज्म से, एक तो मुसलमान को बदनाम किया जाता है, जलील किया जाता है जिसने कोई गुनाह नहीं किया। दूसरे, वो बिज़नेस चलता है। अगर एक 50 रुपए का पटाखा कहीं फूट जाए तो वो सरकार मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और उनका ढंढोरा पीटने के लिए वो मीडिया फ़ौरन तैयार हो जाता है ताकि बहुत सा माल ख़रीदें और आपके पेट की रोटी छीन करके, आपके हाथ से रोटी छीन करके उन हथियार बेचने वालों के पास चली जाए जो आपको मिलने वाली थी, आपके बच्चों को मिलने वाली थी। टाइम हमारा बड़ा शॉर्ट चल रहा है। एक तो सवाल है वो आप देख लीजिए। मैं समझता हूँ बस हमें 5 मिनट क्या किया जाए, कुछ और चला लें। अभी चलाएंगे, मैं समझता हूँ कितना, आधा घंटा और चला लें, आप क्या कहते हैं? हाँ, तो हमने 7:10 पे शुरू किया था, अभी 8:10 हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। लेकिन अब हम इसे आधा घंटे के लिए और बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के सवालात आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालात अटेंड करें ताकि आपके दिमागों में जो बहुत से शकूक व शुबहात हैं वो भी निकलें। वाह करने वाले तो सब हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग हमें शिकायत भी करते हैं हमारी, हम उनसे भी प्यार करते हैं और हम उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की। अगर फिर भी हमें आप गलत समझते हो तो आप हमें कांटेक्ट करके अगर आप हमें कायल कर देंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे। जी, अब आपने तो चैलेंज से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल है, सैयद तौसीफ़ अफजल हैं, तैयब उर्दुगून जो है नक्शबंदी हैं या इखवानी हैं, ये उन्होंने बड़ा कहा सवाल। देखिए ये बताना तो बहुत मुश्किल है। ये अच्छा, दूसरा सवाल, इसके जवाब के अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। ऐसे सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं कि मसलकों से जुड़े हुए, ये है कि तालिबान किस तरह के लोग हैं, ये ज़रा ज़रूरी सवाल है क्योंकि तालिबान बड़ी एक ऐसी वो है। वहीं जो नसीम अहमद हैं वो टर्की के बारे में सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे चुके हैं टर्की के बारे में बड़े। मैं यहाँ नाम बता दे रहा हूँ। सैयद तौसीफ़ अफजल है, क्या अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा, ये अभी जो हमने सवाल किया है नहीं, वो मैं बता चुका हूँ कि वो वापस नहीं जाएगा। आपने जवाब दे दिया है, वहाँ पे उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है। मनी ऑनलाइन है, क्या इसी को पैदा करना और ख़त्म करना है, इसराइल सेफ रहे और इराक और सीरिया बर्बाद हो जाए, इस तरीके का सवाल किया जवाब ऑलरेडी देते चले जा रहे हैं। वो मैं दे रहा हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि दो लाइन ऑफ थिंकिंग हैं, दो खेमे हैं इस पूरे ख़ित्ते में। एक तरफ
अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और कुछ उनके जीसीसी कंट्रीज़, बल्कि उन जीसीसी कंट्रीज़ में भी अब ज़्यादातर सऊदी अरब के साथ नहीं है। जैसे ओमान खुलकर के साथ नहीं आ रहा, कुवैत खुलकर के सामने नहीं आ रहा, कतर अलग हो चुका, बहरीन ख़ुद अंदरूनी खलफिशार में मुब्तला है, यमन में जंग चल रही है, वो जीसीसी का हिस्सा नहीं था। तो इसलिए एक तरफ तो ये ममालिक हैं जिनको तैयार किया गया है कि किसी तरह से ईरान से जंग शुरू हो, दूसरी तरफ ईरान है, इराक़ है। इराक़ की हुकूमत अब खुल करके अमेरिका के ख़िलाफ़ भी अभी मैं आज जो मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किया, कल आप लोग देखेंगे कि इराक़ और सीरिया का बॉर्डर खुल गया है, यानी तेहरान से बैरूत तक ज़मीनी रास्ते से पहुंचा जा सकता है। अब इसराइल की तरफ से जो दमिश्क हवाई अड्डे पर हमले होते थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि एक तरफ ईरान है, इराक़ है, सीरिया है और लेबनान है, ये सब एक नज़रिए के एक साथ हैं और इनसे बहुत बड़ा ख़तरा इज़राइल को है। इज़राइल पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने 10 मिनट पहले जंग रोक दी और ईरान के ख़िलाफ़ हमले का ऑर्डर दे दिया था, उस वक्त इज़राइल के एक मिनिस्टर ने बाकायदा बयान दिया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान जवाबी कार्रवाई इज़राइल पे करेगा और हम तबाह हो जाएंगे। तो और इधर ईरान से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम जिस तरह से सीरिया और इराक़ में हैं उसी तरह से हम यमन के साथ भी हैं। तो ये एक लाइन है, डिवीज़न लाइन, लेकिन एक तरफ के मुल्क कम से कमतर होते जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ में चलने वाले, और दूसरी तरफ ईरान के साथ इराक़ अब खुल करके आ गया है। जो सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराने में अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, जो वो कहते हैं हमला किया था और हुकूमत गिराई थी, उसको वहाँ भी आम तौर पे ये समझा जाता है कि सब वो शिया हैं और वो तो शिया तो अमेरिका के दलाल बन गए। लेकिन अभी आप देखते जाइए, सूरत हाल बहुत खुल कर के सामने आती जा रही है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा सीरिया के साथ बॉर्डर खोला है और अब ईरान से और बैरूत तक सड़क का रास्ता है, बीच में कोई अमरीकी एलाई नहीं है जो उन्हें कोई रोक सके, और अमेरिका इससे बहुत नाराज़ होगा, लेकिन नाराज़ होने की अब उन्हें लगता है फिक्र नहीं है। सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल रिपीटेशन से चल रहा है जिनको आप सवाल दे चुके हैं। अरब की स्थिति क्या है, क्या होगा, वो आप देखिए एक बात मैं बताता हूँ। 2011 में जब अरब स्प्रिंग या इस्लामिक अवेकनिंग, इसे अलग अलग नाम दिए गए, जब टूनीशिया में पहली सरकार गिरी, उसके बाद मिस्र में हुस्ने मुबारक की सरकार गिरी, लीबिया में भी सरकार गिरी, और यहाँ यमन में भी एक तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़, जब उस वक्त जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ हुसी खड़े होने लगे, और इधर बहरीन में भी एक तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत लोग प्रोटेस्ट आज तक चल रहे हैं 2011 से। मेरा उस दिन से एक बात कहनी है जो मैंने पहले 2012 में एनडीटीवी पर भी कही थी और दूसरे जहां भी मुझे मौके मिले हैं, इस इलाके में जैसे जैसे डेमोक्रेसीज़ इस्टेब्लिश होंगी, बादशाहतें कम होंगी, वैसे वैसे अमेरिका और इज़राइल कमज़ोर होंगे। चूँकि बादशाहों से अपने हक़ में फ़ैसले कराना आसान है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट से फैसले अपने हक़ में कराना मुश्किल है। और उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। इराक़ पहला मुल्क है दुनिया का जहां अमरीकी फ़ौजें आई हों और पहले डिक्लेयर्ड शेड्यूल पर उन्होंने मुल्क छोड़ा हो। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वहां डेमोक्रेटिक हुकूमत आ गई थी, और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इराक़ के, नूरी अल मालिकी, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्लियामेंट इस बात का कंसेंट नहीं देती कि आप यहाँ परमानेंट बेसिस बनाएं, इसलिए उन्होंने बेसिस बनाने की इजाज़त नहीं दी। जब वो फ़ौज वापस चली गई तो दूसरा हथकंडा अपनाया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से। फिर टेररिस्ट दाइश भेजे गए इजराइल, सीरिया और इराक़ के अंदर, और मैं यकीन से कह रहा हूँ बग़ैर सरकारों की मदद के 4x4 नई गाड़ियाँ शोरूम से निकली हुई जिन पे नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, वो कहाँ से आई, उनके पास नाइकी के जूते कहाँ से आए, नए हथियार कहाँ से आए। बग़ैर हुकूमतों की सपोर्ट के टेररिस्ट इतने मजबूती से नहीं आ सकते कि पूरे शहर, पूरे सूबों पर कब्ज़ा कर लिया गया हो। अगर उसके ख़िलाफ़ ईरान, रूस, हिजबुल्लाह ये डट करके अगर ना लड़ते, और लोकल जो फ़ौजें सीरिया और इराक़ की हैं और हशद शाबी इराक़ में
अगर ये मिलकर के कोऑर्डिनेशन के साथ ना लड़ते तो आज इराक़ भी, सीरिया भी टुकड़े टुकड़े हो चुका होता, और वो जो लार्जर इज़राइल का जो प्लान है, ग्रेटर इज़राइल का, और मुल्कों को, मुस्लिम मुल्कों को टुकड़े टुकड़े करने का, वो अब तक हो चुका होता। आप एक नया मैप है जो प्लान्ड है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको यहाँ पे 10 मुल्क बने हुए मैप पर नज़र आते हैं जो वाशिंगटन और तेल अवीव में शायद बनाए गए थे। वो प्रोग्राम फेल हुआ है। ईरान और रूस और लेबनान के हिजबुल्लाह और इन दोनों मुल्कों की फ़ौजें और हशद-उश-शाबी की वजह से, नहीं तो प्लान पूरा ये था कि इन मुल्कों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। इराक़ में ये देखिए बहुत दिलचस्प है, जब मैं 2003 जंग मैंने कवर किया, दूरदर्शन से वर्ल्ड व्यू इंडिया प्रोग्राम था, सईद नकवी साहब उसको हेड कर रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ के जहाँ सद्दाम हुसैन का जो शहर तिकरीत है उसके गवर्नर से मैं मिला, बहुत दिलचस्प बातें हुई, और मैं बगदाद में भी, नजफ़ में भी बहुत लोगों से मिलता था। अमेरिकनों का प्लान ये हुआ, एक तो बात मैं बताऊं कि जब इस जंग से पहले भी इराक़ में जाता था तो मैंने देखा कि सुन्नी और शिया फैमिलीज़ के बीच में 40% शादियां होती थी। बाप सुन्नी है, माँ शिया है, इस तरह से बहुत फैमिली आज भी इराक़ में है। सद्दाम हुसैन के ज़माने तक भी शादियां होती थी, अमेरिका अब भी होती हैं। अमेरिकन जैसे ही आए यहाँ ये कहना शुरू कर दिया, यहाँ सुन्नी, यहाँ शिया, यहाँ सुन्नी, यहाँ शिया, और 3 हिस्सों में बांटने का प्लान। एक तो कुर्दिस्तान बन जाए, एक बीच में सुन्निस्तान बन जाए, साउथ में शियास्तान बन जाए। तो ये आप वाशिंगटन में या तेल अवीव में बैठ करके दूसरे मुल्कों के फैसला करने का हक़ कैसे रखते हैं? आपको किसने हक़ दिया है? अब सवाल करने वाले लोग पैदा हो चुके हैं और इन साजिशों को अब कामयाबी नहीं मिलेगी। ये जो इलाके की सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये सवाल तो आ रहे हैं जी जी, और आप कुछ लोगों के नाम वगैरह बता दीजिए। ज़्यादातर मुबारकबाद के जैसे सैयद ज़कर हैं, तैयब हमीज़ा हैं, उन्होंने जो टर्की का जो जवाब दे रहे थे दिया है उसके बारे में सवाल किया है। कुछ लोगों ने मुबारकबाद दी है, जैसे रॉकी शेख ने अमेरिका के बारे में पूछा, जिसको आप डिटेल बता ही चुके हैं। और हाँ, एक ही सवाल आया कि मलेशिया के बारे में आपने क्या बात? देखिए, मलेशिया में सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है और वहाँ के ताज़ा बहुत हालात मेरी नज़र में नहीं है। मैं ज़्यादा फोकस मिडिल ईस्ट पर हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसा जवाब आपको मैं फ़ौरी नहीं दे सकता, लेकिन मैं मलेशिया पर कुछ चीज़ें स्टडी करके कोशिश करूँगा आपके सामने कुछ एपिसोड की शक्ल में ला सकूँ। अभी मैं आपको बहुत ही क्लियर कट चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जो कुछ हांगकांग में हो रहा है, जो चाइना को प्रोवोक करने के लिए हो रहा है, उसमें अमेरिका शामिल है। चूँकि वहाँ चीन को सताना है, इसलिए हांगकांग में प्रोटेस्ट कराए जा रहे हैं, उसमें भी अमेरिका शामिल है। और ये मुझसे बहुत बड़े पत्रकार जो दुनिया पर नज़र रखते हैं, उन्होंने ये बात मुझे बताई है और मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी भी हैं। सवाल तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ सैकड़ों लोग आ गए। ये बहुत ही तेजी से, बहुत ही मैं ज़्यादातर मुबारकबाद के ही जी सवाल चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मैं देखिए बिल्कुल जैसे दिल खोल करके सामने रखने वाली बात है। मैं इस प्रोफेशन को पेट भरने के लिए नहीं करता। अगर सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि ये मैंने अपनी चॉइस से एक्सेप्ट किया है कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ, तो और रिज़्क़ खाना वो तो ऊपर वाले ने गारंटी दे रखी है कि चींटी भी अगर पत्थर के नीचे है तो उसके मुंह में भी दाना मिलता है। वो ऊपर वाले का वो भूखा किसी को नहीं सोने देता, और जितना वो कुछ देना चाहता है वो मिल भी जाता है। तो पैसे के पीछे दौड़ करके नीयत ख़राब करके मैं ख़बरों में बेईमानी करूं और आपको आपके सामने झूठ रखूं, मैं जालिम को मज़लूम और मज़लूम को जालिम बताऊं, मैं समझता हूं ये काम मैं नहीं कर सकता। जब तक सांस में सांस है मैं कोशिश करूंगा कि सच्चाई और अच्छी खबरें और सच्चाई के साथ हमारा मोटो है, जी बिल्कुल हेल्दी जर्नलिज्म हो, सच्चाई हो। लेकिन होता यह है कभी कभी लोग जज्बाती हो जाते हैं और जो उन्हें पीछे से प्रोपेगेंडे के ज़रिए बहुत सी चीज़ें मिलती हैं उससे वो इन्फ्लुएंस रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब कोई नई किस्म की ख़बर, नया फैक्ट आपके सामने आए तो उस पर गौर करें और अपने लेवल पर सर्च करें। मैं जो भी ख़बर देता हूं सोर्स बताता हूं कि कौन सी एजेंसी से, किस जगह से, किस टेलीविज़न से, किस अखबार से मैं ख़बर दे रहा हूं। इसलिए सब्र करके पेशेंस के साथ उसे भी चेक किया करें।
और इसको जज्बाती होकर के ये ना हो जाया करें कि साहब आप तो फ़लाँ के हक़ में बोलते हो, आप उसके ख़िलाफ़ बोलते हो। मैं सिर्फ़ एक बात कहता हूँ कि क्या अगर मुझसे कोई कहे कि शैतान के कुछ अच्छी खूबियाँ बता दो, तो क्या मैं शैतान की खूबियाँ बताऊँ? ये तो अजीब सा सवाल है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, अपनी स्टोरी बैलेंस करने के लिए अल्लाह की या भगवान की खूबी भी बताऊँ और शैतान की खूबी बताऊँ। ये तो मैं नहीं कर सकता। जहाँ खूबी है वहाँ खूबी बताऊँगा, जहाँ ख़राबी है वहाँ ख़राबी बताऊँगा। अगर किसी को अमेरिका की हकीकत सुनने में ज़रा तकलीफ़ होती है या परेशानी होती है, उस पर गौर करे। ख़ुद अमेरिका का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट हर महीने ये छापता है कि ट्रंप कितने हज़ार झूठ बोल चुके। अभी अगस्त में 20 अगस्त में जो रिपोर्ट छपी थी, 10,000 से ज़्यादा ट्रंप साहब झूठ बोल चुके। मैं उनके बारे में कहूँ वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ये मैं क्यों करूँ भाई? क्या मैं किसी के दबाव में आगे करूं? क्या मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं? ये मैं नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूं कि सच्ची खबरें और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा सकूं। तो अब कोई और कुछ सवाल, कोई चीज़ और आपके सामने हो तो मैं समझता हूं कि आपने बहुत सी चीज़ें सवाल की हैं, बहुत से पूछे हैं। और जो मेरा कल शाम का एपिसोड है, शायद 265 है, उसको आप गौर से सुने, बिल्कुल तन्हाई में, बिल्कुल सुकून से। 10, 12, 15 मिनट का है शायद वो। उसमें मैंने एक तरह से मीडिया स्टार मैंने क्यों शुरू किया, उसको आप तवज्जो से सुनिए और समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सामने दुनिया किस तरह की है और मैं क्या समझ रहा हूँ और क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और मकसद क्या है इसका, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आप लोगों ने अब तक हमारी हिम्मत अफजाई की। अभी 2 दिन पहले आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। अभी मैं अगर देखूं तो 1,08,000 हो चुके हैं। अभी 2 दिन में 8,000 बढ़े हैं। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ाते जाइए और जितना भी हमारा जो एपिसोड होता है जो आपको पसंद आए, वो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। आप ये समझिए कि अगर आपको ख़बर अच्छी लगी है और आपको ये महसूस होता है कि ये ख़बर ज़रूरी थी मुझे जानना, ऐसे ही आप दूसरे लोगों के बारे में सोचें कि जो उन सच्चाइयों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो उन तक ज़रूर पहुंचाएं। आजकल तो बहुत से वसीले हैं। आपका फेसबुक अकाउंट होगा, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, कितनी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप हमारे जो एपिसोड्स हैं उनको अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में उन तक अगर फैलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पत्रकारिता, अच्छी खबरें, सच्ची खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी और जो धोखा पूरी दुनिया के साथ किया जा रहा है उसको पर्दाफाश करने में आप हमारी मदद करेंगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। इन रिसोर्सेज में जैसा भी मैं कर सकता हूँ इतना कर रहा हूँ। अगर आगे हालात ऐसे बने तो मैं इसको और एरिया ऑफ एक्टिविटी इसमें एक्सपेंड करना चाहूँगा। मैं अपनी टीम भी बढ़ाना चाहूँगा। अगर आप लोग मेरी बातों को ठीक आपको लगता हो कि वाकई जर्नलिज़्म ऐसी ही होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि आप इस तरीके से हिम्मत अफजाई कर सकते हैं। आगे कोई और बात नहीं मुझे कहनी होगी तो मैं कहूँगा, आप लोगों में से दिल्ली और दिल्ली के आसपास अगर कोई रहता है तो मुझे एक रिसर्च के लिए एक लड़के की ज़रूरत है जो मेरी हेल्प कर सके। मैं उसको ट्रेनिंग भी दूंगा। इंटर्न हो, जो नया कोई अगर जर्नलिज्म पढ़ के आया हो, उसे शौक़ हो लिखने पढ़ने का, वो मीडिया स्टार वर्ल्ड से ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर जर्नलिज्म करने में हमारे पास टीम बेहतर हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी देश की और देश के लोगों की सेवा कर सकें। और न सिर्फ देश की बल्कि इंसानियत की। हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भी हैं और दूसरे मुल्कों के। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में मैं एक बात कहता हूँ, शायद आपको अगर लगता हो सही तो समझिए। अगर दोनों मुल्क कॉमन दुश्मन की तलाश करेंगे तो तीसरा कोई बंदर ज़रूर मिलेगा जो इधर से भी रोटी खाता है, इधर से भी रोटी खाता है और वो सब ख़त्म करने की कोशिश में है। हमें सबको भूखा छोड़ जाएगा और वो चलत्तर वो चतुर बंदर जो है वो एक वक्त हमें छोड़ करके चला जाएगा। तब हम अगर जागे तो किस काम के, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आपने इतने पेशेंस से सवाल भेजे, उनके काज़मी साहब से जवाबात सुने। अब हम लोग आपको शब्बा खैर, गुड नाइट,
शुभरात्रि मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाएं और शायद हो सकता है मैं हर हफ्ते या 15 दिन में या महीने में, अभी हम ऐलान कर देंगे, लाइव हम ज़रूर आया करेंगे ताकि अपने सब्सक्राइबर से, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे हम कलाम हो सकें और उनके सवालों का जवाब सीधे तौर पर हम बराह रास्त दे सकें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। कल फिर हाजिर होंगे अपने एपिसोड लेके। तब तक के लिए दीजिए काज़मी साहब और अनीस अहमद खान को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।